चलो, तो आज का टॉपिक है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है। अब ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन का ज़रूरत क्या होता है? देखो, एक्सक्रीशन हम लोग कई तरीके से करते हैं। हम लोगों का एक्सक्रीशन बहुत तरीके से होता है। पहला तरीका एक्सक्रीशन का क्या हो गया? स्वेटिंग। दूसरा एक्सक्रीशन का क्या तरीका हो गया? डेफिकेशन। तीसरा एक तरीका हम लोगों का क्या होता है? एक्सक्रीशन, जो कि क्या कहते हैं? यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, यूरिन फॉर्म करके हम लोग यूरिन को पास करते हैं, तो इसको हम लोग क्या, ये क्या होता है? एक मोड ऑफ एक्सक्रीशन होता है। अच्छा, अब हम लोग को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम लोगों ने स्वेटिंग तो खैर होती ही है। डेफिकेशन जब हमने किया था तो सारा का सारा जो वेस्ट प्रोडक्ट था वो तो निकल गया। अब अगर सारा वेस्ट प्रोडक्ट निकल गया था हम लोग का, तो हम लोग को ज़रूरत क्यों पड़ी एक्सक्रीशन करने की? एक्सक्रीशन अलग से हम लोग को क्यों करने की ज़रूरत पड़ी? एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होता है किडनी। अब किडनी का ज़रूरत क्या है भाई साहब? जब हमने खाना खाया और उसके बाद बेकार का चीज़ हमने डाइजेशन कर लिया, उसका एब्जॉर्प्शन कर लिया, और उसके बाद डेफिकेशन भी हो गया, तो हम लोग को इस एक्सक्रीशन का क्या ज़रूरत पड़ा? अब इस एक्सक्रीशन का एक सिंपल सा ज़रूरत ये है कि ये एक्सक्रीशन कि किसी मतलब एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू नहीं होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू ये एक्सक्रीशन नहीं होता है। ये एक्सक्रीशन होता है सेल्यूलर लेवल पे। ठीक है। हम लोग का हर एक सेल क्या करता है? रेस्पिरेशन करता है। रेस्पिरेशन से क्या बनता है? CO2 बनता है। CO2 कहाँ जाता है? ब्लड में जाता है। ब्लड से वो कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है, और लंग्स से वो एक्सचेंज होके निकल जाता है बाहर, है ना? तो ये तो हो गया हम लोग का CO2 कैसे बना। CO2 कैसे निकला, मतलब अब CO2 हम लोग का निकल चुका है। अब हम लोग को ये समझना है कि अगर जब भी हम लोग प्रोटीन को बनाते हैं, या फिर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं, या फिर किसी भी चीज़ का फैट का डाइजेशन करते हैं, तो उस डाइजेशन में भी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। ठीक है। और वेस्ट प्रोडक्ट जब हम लोग को पता है कि प्रोटीन के फॉर्मेशन में नाइट्रोजन का इन्वॉल्वमेंट होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो नाइट्रोजन जब भी प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, या फिर उसमें कुछ भी एसिमिलेशन वाला चीज़ होता है, तो फिर नाइट्रोजनस वेस्ट निकलता है। ठीक है। एक तो हम लोग प्रोटीन में तो हम लोगों ने यूज़ कर ही लिया, और बाकी जो नाइट्रोजन हम लोग के पास एक्स्ट्रा बच गया, वो हम लोगों का क्या हो गया? उसको भी हम लोग को एक्सक्रीट करना होगा। अब देखो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ये नाइट्रोजीनस सब्सटेंसेस तीन तरीके से एक्सक्रीट होते हैं। एक होता है अमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रीट, एक होता है यूरिया के फॉर्म में एक्सक्रीट, और एक होता है यूरिक एसिड के फॉर्म में एक्सक्रीट। अब ये कहाँ पे क्या होता है? जहाँ पे तुमको पानी की बिल्कुल कमी नहीं है, जैसे मछली हो गई और एक्वेटिक एनिमल्स जितने हो गए, उसमें पानी की कमी नहीं होती, तो अमोनिया अमोनिया के फॉर्म में निकलता है। जहाँ पे मॉडरेट हम लोग को पानी मिल जाता है, जहाँ पे सफिशिएंट पानी मिल जाता है, उसके वहाँ पे हम लोगों को किसके थ्रू होती है? यूरिया के थ्रू। और जहाँ पे पानी का बहुत कमी होता है, उस जगह पे जो एक्सक्रीशन होता है वो होता है यूरिक एसिड के थ्रू। ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, जो अमोनिया होता है वो मोस्ट टॉक्सिक होता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। ठीक है। अमोनिया किसको कहते हैं? NH3। ठीक है। NH4+, इसको भी अमोनिया, इसको अमोनियम आयन कहते हैं। ठीक है। तो ये हो गया, अमोनिया इस फॉर्म में निकलता है। ठीक है। ये होता है बहुत ही हाईली टॉक्सिक। ठीक है। यूरिया जो होता है ये मॉडरेटली टॉक्सिक होता है, ये बहुत टॉक्सिक नहीं होता है, लेकिन ये भी टॉक्सिक होता है, काफ़ी टॉक्सिक होता है। और जो यूरिक एसिड होता है वो भी टॉक्सिक होता है, लेकिन वो सबसे कम टॉक्सिक होता है, लीस्ट टॉक्सिक। अब देखो, पानी का अमाउंट पे डिपेंड करता है। तो फिर जब हम लोग पानी, मान लो अमोनिया बहुत, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा पानी है, तो अमोनिया क्योंकि टॉक्सिक है, जैसे ही वो पानी में मिलेगा तो फिर वो डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट होने की वजह से टॉक्सिसिटी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे मान लो कि अगर पानी मतलब नॉर्मल अमाउंट में है, तो फिर टॉक्सिक थोड़ा बहुत, मतलब जो टॉक्सिक होगा वो थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा और कम हो जाएगा। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे यूरिक एसिड जो होता है लीस्ट टॉक्सिक होता है, तो फिर जो कम पानी में भी वो इजीली निकल जाता है। ठीक है। तो रीज़न ये हो गया हम लोग के पास अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक। अब ह्यूमन में जो होता है, ह्यूमन में यूरिया के फॉर्म में
हम लोग को निकलता है क्या, वेस्ट मटेरियल। ठीक है, अब ये वेस्ट मटेरियल जो होता है ये कहाँ से निकल रहा है, ये एक सेल से निकल रहा है। ठीक है, ये सेल में प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हुआ और जो वेस्ट प्रोडक्ट था वो कहाँ पे आ गया, ब्लड वेसल में। ठीक है, ब्लड वेसल या फिर कैपिलरी जो भी है। ठीक है, यहाँ पे अगर कैपिलरीज होंगे, कैपिलरी ब्लड वेसल में हो गया या फिर कैपिलरीज के थ्रू हो गया। अब ये यहाँ से इसके अंदर चला गया, यहाँ से हम लोग का क्या जा रहा था, क्या जा रहा था, ब्लड, ब्लड में मिक्स हो गया यूरिया, यूरिया प्लस ब्लड। ठीक है, अब ये पूरा मान लो यहाँ से गया। ठीक है, यहाँ से जाते जाते हम लोग के हार्ट में गया, हार्ट से फिर कहाँ जाता है, हार्ट के बाद लंग्स जाता है। ठीक है, लंग्स से फिर क्या होता है, ऑक्सीजनेशन हो जाता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी यूरिया का टॉक्सिसिटी हो सकता है, कहने का ये मतलब है ना। तो फिर मान लो तुम्हारा जो ऑक्सीजनिक ब्लड फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, उसके बाद ऑर्गन्स में जाएगा। अब इसी ऑर्गन में एक ऑर्गन में जाता है जिसका नाम होता है किडनी। और किडनी का फंक्शन क्या होता है, किडनी का फंक्शन होता है फिल्टरेशन ऑफ ब्लड, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का फिल्ट्रेशन कर देता है। तो ये कौन से, ये क्या चीज़ किस थ्रू जाएगा, ये हम लोग का मतलब कि यहाँ से आर्टरी जाएगा, है ना। आर्टरी जाता है कहाँ पे, आर्टरी जाता है ऑर्गन्स में। ठीक है, आर्टरी गया, हार्ट से जाता है कहाँ, ऑर्गन, फिर ऑर्गन से कहाँ जाता है, हार्ट। ऐसे ही ना चलता है जी साइकिल। तो फिर ये ऑर्गन से जाएगा हार्ट में। तो फिर ये ऑर्गन कौन सा, किस ऑर्गन में गया, किडनी में। किडनी कैसा होता है, किडनी जो होता है वो होता है बीन शेप्ड। ठीक है, किडनी बीन शेप्ड होता है, बीन शेप्ड। ठीक है, अब देखो ये किडनी बीन शेप्ड तो हो गया। अब यहाँ से जो किडनी होता है, अब किडनी ऐसा तो नहीं है ना कि ये खाली इतना बड़ा ऑर्गन है और इसमें कुछ है ही नहीं और उससे फिल्ट्रेशन हो रहा है। अगर तुम्हारे पास फिल्ट्रेशन हो रहा है तो फिल्ट्रेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, अगर हम लोग किसी भी चाय को फिल्टर कर रहे होते हैं, फिल्टर कॉफ़ी बना रहे होते हैं, तो हम लोग को क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, एक छन्नी की ज़रूरत होती है, फ़िल्टर की ज़रूरत होती है। तो ये फ़िल्टर जो होता है उस फिल्टर को हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन्स। ठीक है, नेफ्रॉन्स कहते हैं, नेफ्रॉन्स को कहा जाता है यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, हर एक किडनी जो होता है। अच्छा, तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट हो गया, इसको हम लोग एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। ये है तुम्हारा हार्ट। ठीक है, बड़ा क्लासिक वाला दिल है लेकिन हम ख़राब करेंगे इसको। चलो, अब यहाँ से हम लोगों के पास जाता है, ये कहाँ जाता है, ये होता है लंग्स। ठीक है, लंग्स से फिर निकल के ये कहाँ जाता है, यहाँ पे वापस जाता है। उसके बाद ये वेंट्रिकल्स में जाता है, फिर पंप हो जाता है। पंप जो है बॉडी ऑर्गन्स में, यहाँ से कैपिलरी में डिवाइड होकर बॉडी ऑर्गन्स में जाता है। अब हम लोग समझ लेते हैं क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो ये गया किडनी में। ठीक है, हम लोग खाली ऑर्गन को किडनी ले लेते हैं, अलग अलग नहीं लेंगे अभी। तो ये किडनी में गया, उसके बाद वापस गया। ठीक है, तो यहाँ से किस तरीके का ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहाँ से किस तरीके का ब्लड निकल रहा है, डीऑक्सी ब्लड। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में और हाँ, ये वाला जो है ये एरोटा यहाँ से निकलता है। फिर एरोटा जो होता है ये आर्टरीज में डिवाइड होता है, फिर आर्टेरियोल्स में होता है, फिर कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में यूरिया सबसे ज़्यादा होगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में यूरिया सबसे ज़्यादा होगा कि नहीं, क्योंकि यूरिया कहाँ पे हटता है, किडनी में हटता है। तो जब तक किडनी में नहीं पहुँचा तब तक सबसे ज़्यादा यूरिया कहाँ होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। यहाँ जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, क्योंकि यहाँ पे फिल्ट्रेशन तो यहीं पे हो रहा है ना। यहाँ पे अगर फिल्ट्रेशन होगा तो यहाँ यूरिया कम हो जाएगा। अब देखो हम लोग को पता है फिल्ट्रेशन कौन करता है, किडनी करता है। किडनी का कौन सा पार्ट करता है, नेफ्रॉन करता है। तो एक पूरा नेफ्रॉन जो होता है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है, वो टिश्यू से बनता है ना।
तो वो अब हम लोग उस नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। तो यूनिट ऑफ किडनी क्या होता है? यूनिट ऑफ किडनी होता है नेफ्रॉन, ठीक है। अब देख लो, यहाँ पे हम लोगों को अब एक आध पॉइंट और देखना है। तो यहाँ से क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, तो ये क्या होगा? आर्टरी होगा कि वेन होगा? आर्टरी होगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी से आर्टरी में हुआ, और ये वेन होगा, ठीक है। अब अगर ये आर्टरी है और ये वेन है और ये किडनी में जा रहा है, तो इसको हम लोग कौन सा आर्टरी कह देंगे? तो फिर जो आर्टरी यहाँ से आता है, आर्टरी, जो आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है कहाँ पे? किडनी में, उसको हम लोग कहते हैं रीनल आर्टरी। और जो आर्टरी कौन सा ब्लड लेके आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं रीनल आर्टरी। देखो, जहाँ पे भी किडनी का बात होता है, जब भी किडनी का बात होता है, जब भी हम लोग किडनी से रिलेटेड कुछ भी कहेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे रीनल आर्टरी या रीनल वेन, या फिर उसके आगे वर्ड लगेगा रीनल। रीनल का मतलब होता है, रीनल का मतलब होता है, हाँ यहाँ पे रीनल वेन होगा। तो रीनल का मतलब होता है किडनी से रिलेटेड, ठीक है। इसीलिए जब किडनी फेलियर होता है उसको हम लोग रीनल फेलियर भी कह देते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लोग लीवर की बात करते हैं कभी कभी, तो लीवर में वर्ड यूज होता है हिपैटिक, ठीक है। जब लीवर के आर्टरी और वेन की बात करेंगे तो फिर हम लोग पढ़ेंगे हिपैटिक आर्टरी एंड हिपैटिक वेन, ठीक है। तो ऐसी हर ऑर्गन का अलग अलग होता है। ब्रेन का होता है, ब्रेन का हो जाता है अलग वर्ड, लंग्स का हो जाता है पल्मोनरी, और मतलब अलग अलग ऑर्गन्स के लिए अलग अलग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। अब चलो आगे हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग का, पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर होंगे। हम लोग का जो एक्सक्रीशन होगा उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहले तो हम लोग के पास होगा वन पेयर ऑफ किडनी। किडनी तो हो गई, किडनी के बिना तो एक्सक्रीशन हो नहीं सकता। उसके बाद क्या होता है? वन पेयर ऑफ यूरेटर, वन पेयर ऑफ यूरेटर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है हम लोगों के पास? एक होता है ब्लैडर, जिसको कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। और यूरिनरी ब्लैडर कहाँ खुलता है? यूरेथ्रा में, ठीक है। तो यही यूरेथ्रा फिर इसी यूरेथ्रा के थ्रू, यूरेथ्रा के बाद एक मतलब यूरेथ्रा से ही हम लोग का मिक्सचुरेशन होता है। मिक्सचुरेशन का मतलब जो हम लोग बाथरूम में टॉयलेट करते हैं उसको मिक्सचुरेशन कहते हैं। तो अगली बार टीचर से टॉयलेट जाने के लिए मत पूछना, टीचर से बोलना मैम मिक्सचुरेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। मैम को भी समझ नहीं आएगा तो जाने देगी, क्या करने जा रहा है पता नहीं। चलो, अच्छा, तो फिर यूरिन का जो कलर होता है, यूरिन का कलर क्या होता है? येलो, ठीक है। येलो कलर होने के पीछे क्या होता है? यूरिन में एक पिगमेंट पाया जाता है, उस पिगमेंट को कहते हैं यूरोक्रोम, ठीक है। यूरो का मतलब क्या हुआ? यूरिन, ठीक है, यूरो क्रोम, ठीक है। यूरो का मतलब होता है यूरिन से रिलेटेड, ठीक है, रिलेटेड टू यूरिन। और क्रोम मतलब क्रोमा, जानते हो क्रोमा कहते हैं कलर को। तो यूरिन का कलर होता है, इसलिए इसको, इस पिगमेंट को कह देते हैं यूरोक्रोम। तो मतलब कि अगर कहीं यूरोक्रोम लिखा है तो तुम खाली मतलब ये नाम पढ़ के तुम बता सकते हो कि कहाँ पे पाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि यूरो से तुमको पता है कि यूरिन हो गया, क्रोम से मतलब कलर, तो यूरिन का कलर किस पिगमेंट की वजह से आता है? यूरोक्रोम। चलो, अब ये हम लोग को पता लग गया सिंपल सा। इसके बाद हम लोग को पता करना है कि किडनी का पोजीशन कहाँ होता है। किडनी का पोजीशन तुम लोग इस डायग्राम में देख सकते हो। पीछे से यहाँ पे किडनी का पोजीशन होता है, ठीक है। ये तुम्हारे पास किडनी का पोजीशन हो गया। पीछे से तो पीछे की तरफ होता है, आगे की तरफ तो क्या होता है? इंटेस्टाइन हो गया, ये इंटेस्टाइन, लिवर, ये सब हो गया आगे की तरफ। पीछे की तरफ होता है किडनी। इसको बोला जाता है रेट्रोपेरिटोनियम, ठीक है। ये हम लोग को, तुम लोग को पढ़ना नहीं है, लेकिन ये आगे काम आएगा, ठीक है। तो फिर ये रेट्रोपेरिटोनियम कहते हैं इस स्पेस को। चलो, अब आगे का हम लोग देखते हैं। आगे जो है हम लोगों को पढ़ना है किसका स्ट्रक्चर? नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ठीक है। नेफ्रॉन का पहले, सबसे पहले समझते हैं फंक्शन क्या होता है और ज़रूरत क्यों पड़ती है नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन की ज़रूरत पड़ने का एक सिंपल सा रीज़न है कि देखो, अगर हम लोग जब छन्नी से छानते हैं, ठीक है, तो मान लो कि ये छन्नी, अब नॉर्मल छन्नी में हम लोग का खाली चाय पत्ती छनता है, ठीक है, चाय पत्ती छन गया है। तो फिर लेकिन अगर मान लो कि तुमको एक ऐसी छन्नी बनानी है
जिसमें से शुगर भी निकल जाए। तुम डायबिटिक पेशेंट है, तुम्हारे यहाँ कोई डायबिटिक पेशेंट है, लेकिन चाय तुम्हारे यहाँ बिना शुगर की नहीं बन रही है, तो तुम चाहोगे कि यार मेरे पास एक ऐसी छन्नी हो जिससे शुगर भी निकल जाए, और चाय पत्ती तो निकल ही जाती है नॉर्मल छन्नी से भी। तो क्या होता है कि जब हम लोग का ब्लड जो है वो कहाँ से आता है, कौन सी आर्टरी से आता है, रीनल आर्टरी से आता है। रीनल आर्टरी से आके कहाँ पे मिलता है, ये हो गया हम लोग का ग्लोमेरुलस। क्या हो गया, ग्लोमेरुलस हो गया कि बोमेंस कैप्सूल हो गया। बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस में क्या अंतर होता है, देखो यहाँ से हम लोग के पास है रीनल आर्टरी, फिर यहाँ से ये पतला होके बहुत सारे में बनता है, और वो बहुत सारी छोटी छोटी कैपिलरीज ना एक क्या बना देती है, एक नेटवर्क बना देती है। इस नेटवर्क का नाम होता है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। और इस वाले को क्या कहते हैं, ये नीचे इसको क्या कहते हैं, बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, अब ग्लोमेरुलस में क्या बहता है, ब्लड बहता है। ब्लड बहेगा तो क्या होगा, ब्लड बहेगा तो उसका फिल्ट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि कैपिलरी का प्रॉपर्टी, कैपिलरी क्या होता है, कैपिलरी सिंगल लेयर्ड होता है, और अगर कैपिलरी सिंगल लेयर्ड होगा तो उससे क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा। तो यहाँ से फिल्टर होता है। यहाँ पे कौन सा, बोमेंस कैप्सूल में किस तरीके का एपिथीलियम होता है, बोमेंस कैप्सूल में होता है स्क्वैमस एपिथीलियम, और स्क्वैमस एपिथीलियम जो होता है उसमें भी क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। तो यहाँ पे भी फिल्ट्रेशन हो गया, फिल्ट्रेशन से यहाँ पे हम लोग के पास लगभग ब्लड आ गया। ठीक है, ब्लड में जितने भी फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब तो पोर से बाहर नहीं आएंगे, वो तो बड़े होते हैं, तो फिर वो सारे नहीं आ पाते हैं। लेकिन जो ग्लूकोज होता है, और ये क्या कहते हैं, हम लोग का ग्लूकोज हो गया, और आयंस हो गए, सॉल्ट हो गया, ये सब तो ब्लड में डिज़ोल्व होता है, और अगर डिज़ोल्व होता है तो वो तो आराम से आ जाएंगे अंदर, क्योंकि बहुत छोटे हैं। अब अगर ब्लड में डिज़ोल्व होता है तो अब ये क्या हुआ, ये जो है ग्लूकोज, ग्लूकोज हम लोग के बॉडी के लिए तो बहुत ज़रूरी होता है भाई साहब। ग्लूकोज ऐसा कोई फालतू का चीज़ तो है नहीं कि निकल भी जाए तो कोई ख़ास दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए ये जो ग्लूकोज होता है इसका रीअब्जॉर्प्शन होना ज़रूरी है, क्योंकि हम भाई साहब इतना ग्लूकोज वेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब होना चाहिए। रीअब्जॉर्प्शन के लिए क्या होता है, यहाँ से जो कैपिलरी होती है, यहीं से मतलब एक कैपिलरी यहाँ बगल में पास होती है। ठीक है, इसके किसके, वोमेंस कैप्सूल के। ठीक है, वोमेंस कैप्सूल के बाद वोमेंस कैप्सूल हो गया, इसके बगल से ही ये पास होती है, तो ये पास होके सीधा ब्लड में जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ जैसे वोमेंस कैप्सूल में तो फिल्ट्रेशन हो गया, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन जैसा तो कुछ नहीं हुआ। रीअब्जॉर्प्शन के लिए हम लोग को एब्जॉर्प्शन के लिए हम लोग को किस तरीके का चाहिए होता है, ये एपिथीलियम स्क्वैमस से फिल्ट्रेशन होता है, और इससे क्या होता है, क्यूबॉइडल से होता है हम लोग का एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो फिर यहाँ पे किस तरीके का हो जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं पीसीटी। पीसीटी का फुल फॉर्म प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कॉन्वोल्यूटेड होता है, लेकिन मैं अभी कॉन्वोल्यूटेड इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि अभी मैं बना भी नहीं पाऊंगा और तुम लोग को फिर समझ भी नहीं आएगा। तो प्रॉक्सिमल का क्या मतलब होता है, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है आगे की तरफ। ठीक है, प्रॉक्सिमल का मतलब आगे, कॉन्वोल्यूटेड का मतलब उलझा हुआ, और ट्यूब्यूल का मतलब ट्यूब्यूल। तो आगे की तरफ जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, मतलब कि जो आगे की तरफ कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, उसको क्या कहते थे हम लोग, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी में तुम समझ लो, पीसीटी सबसे ज़्यादा कॉइल्ड होता है। ठीक है, अब कोई भी चीज़ जो सबसे ज़्यादा कॉइल्ड होती है, वहाँ सबसे ज़्यादा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। एक और हम लोग ऐसे चीज़ के बारे में जानते हैं जहाँ पे कॉन्वोल्यूटेड सबसे ज़्यादा होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है। कौन सी जगह है वो, स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम, ड्यूडेनम नहीं, जेजुनम। ड्यूडेनम में डाइजेशन, जेजुनम में एब्जॉर्प्शन। तो फिर हाईली कॉन्वोल्यूटेड क्या होता है, जेजुनम। तो जहाँ भी होता है वहाँ पे क्या हम लोग का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। यहाँ पे क्या चीज़ का एब्जॉर्प्शन होगा, पीसीटी में ग्लूकोज का, आयंस का। ठीक है, तो देखो अच्छा ये जो है यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया कि ना, यहाँ पे ग्लूकोज था, ग्लूकोज इसके अंदर आ गया था, अमाइनो एसिड आ गया था, सॉल्ट्स आ गए थे। ठीक है,
अब ग्लूकोज अमाइनो एसिड सॉल्ट्स जो आ गए हमारे पास, अब उसको हम लोग रीअब्जॉर्ब करने। रीअब्जॉर्ब कैसे होता है? देखो हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट पता है कि जहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाता है। तो जो ये यहाँ पे जो क्या कहते हैं, किडनी के अंदर जो ये वाला पार्ट होता है ना, जो मतलब पीसीटी के बाहर होता है, वहाँ पे डेफिशिएंसी होता है। क्या चीज़ का डेफिशिएंसी होता है? ग्लूकोज अमाइनो एसिड और सॉल्ट का डेफिशिएंसी होता है। अब और किसका कौन सा बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है? यूरिया होता है, ठीक है। तो हम लोग का किडनी इस तरीके से बना हुआ है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूरिया भरा हुआ है। तो जब भी कोई चीज़, जब भी ब्लड इसके अंदर आता है, ब्लड का फिल्ट्रेट जैसे ही अंदर आता है, तो फिर यूरिया नहीं निकलता, लेकिन बाकी सब कुछ बाहर निकल जाता है, क्योंकि बाहर हर चीज़ का डेफिशिएंसी है। और अंदर अंदर यूरिया का डेफिशिएंसी होगा और बाहर बहुत ज़्यादा भरा हुआ यूरिया, तो फिर बाहर निकलने का ज़रूरत पड़ता नहीं है और बाकी सारी चीज़ें बाहर निकल जाती है, ठीक है। अब ये हो गया बेसिक सा कॉन्सेप्ट। अब ये बाहर निकल गई यहाँ से, ठीक है। क्या निकल गया बाहर? ग्लूकोज, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा था और यहाँ बाहर की तरफ कॉन्सेंट्रेशन कम था, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाएगा। अब ये हम लोग का क्या था? ये था ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल जैसे देखेगा कि भैया यहाँ पे तो ग्लूकोज है, तो वो क्या कर लेगा? उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब कर लिया। अब देखो ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो गया। उसके बाद आता है हेनलेस लूप। ये भी एक तरीके, ये भी क्या होता है? ट्यूब्यूल का पार्ट होता है, ठीक है। हेनलेस लूप में भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। हेनलेस लूप में किस किस का रीअब्जॉर्प्शन होता है? NaCl जानते हो, सोडियम क्लोराइड हो गया। और वाटर का, ठीक है, वाटर का क्या होता है? वाटर रिलीज होता है। देखो अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर भी आता है, ठीक है, ब्लड के साथ साथ। लेकिन उतना वाटर अगर तुम निकाल दोगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो वो वाटर जो होता है वो बाहर निकलता है, ठीक है। और ये सॉल्ट भी हम लोग के जरिए शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो ये भी बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब ये अपना आराम से निकल गया। उसके बाद यहाँ पे आया DCT। DCT क्या होता है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल का मतलब होता है पीछे वाला, ठीक है। डिस्टल का मतलब होता है पीछे वाला। प्रॉक्सिमल आगे वाला, डिस्टल पीछे वाला। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड। तो फिर ये भी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कम अमाउंट में रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। चलो अब यहाँ से ये कहाँ जुड़ जाता है? कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट क्या होता है? कलेक्टिंग डक्ट होता है कि जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे आया, ठीक है, हम लोग के पास जो यूरिया बचा वो सारा यहाँ पे आ जाता है और फिर यहाँ से रिलीज़ होता है। रिलीज़ होते होते कहाँ जाता है? यूरेटर के पास जाता है, ठीक है। यूरेटर से कहाँ जाएगा? यूरेथ्रा में नहीं, पहले ये क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा, फिर यूरेथ्रा से मिक्सचरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग के पास, अच्छा यहाँ पे जब हम लोग का पूरा हो गया, देखो यहाँ से फिल्ट्रेशन हो गया, तो ये ऐसा तो नहीं है यहाँ से क्या आया था? रीनल आर्टरी आया था, तो यहाँ से निकलना भी तो चाहिए, ऐसा तो है नहीं आर्टरी आके कुछ निकलेगा ही नहीं। तो यहाँ से निकल जाता है रीनल वेन, ठीक है। ये हम लोग के पास जो आया था ये वाला ब्लड वेसल, इसमें रीअब्जॉर्प्शन होता है, ये एकदम साथ साथ इसके चलता है, ठीक है। ब्लड वेसल ये जहाँ जो रीअब्जॉर्ब होता है वो सब मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद इसमें जाके मिल जाता है। किस में जाके मिल जाता है? रीनल वेन में, ठीक है, रीनल वेन में मिल गया। अब ये हम लोग को समझ आ गया इतना कि ये कैसे वर्क कर रहा है। अब यहाँ से देखो ये तो हो गया एक नेफ्रॉन, ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं किडनी में, ठीक है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन हो गए और सब रीअब्जॉर्ब करते हैं, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या बन जाता है? यूरिन बन जाता है, ठीक है। अब ये हम लोग को देख लो, ये तो सिंपल सा हम लोग को समझ आ जाता है। उसके बाद अब आगे का देखते हैं। अच्छा देखो अब ये बुक के डायग्राम को समझने का कोशिश करते हैं एक बार, ठीक है। ये तो हम लोग का डायग्राम हो गया। अब देखो ये हम लोगों का क्या, यहाँ पे हम लोग का क्या आ रहा है? यहाँ से आया होगा कहीं पे, क्या आया होगा? आर्टरी, ठीक है। कौन सा आर्टरी आया होगा? रीनल आर्टरी आया होगा। ये देखो रीनल आर्टरी ये है, ये रहा रीनल आर्टरी। यहाँ से गया, यहाँ ये पार्ट चला गया इसमें, ठीक है। यहाँ पे क्या बना दिया? रीनल आर्टरी, बहुत सारे कैपिलरीज मिलके ग्लोमेरुलस बना है, ग्लोमेरुलस बन गया। और ये जो है ये क्या है? बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। इस कैप्सूल में ये एब्जॉर्ब हो गया, क्या? फिल्ट्रेशन हो गया, ठीक है। फिल्ट्रेशन हो गया क्या चीज़ का? ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ ब्लड के साथ। अच्छा देखो ये वाला जो ये कैपिलरी है उसके साथ ही एक कैपिलरी जा रहा है, ये कैपिलरी जा रहा है। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा जो होगा क्या कहते हैं,
अब देखो यहाँ पे तुम्हारा जो होगा ये, इस पार्ट को क्या देंगे, क्या पीसीटी कहेंगे। इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे, जो लूप होता है इस लूप को क्या कहते हैं, हेनलेस लूप। हेनलेस लूप। इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, डीसीटी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर जो होता है ये डीसीटी कहाँ जाके मिलता है, कलेक्टिंग डक्ट में। देखो कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ पे एक नेफ्रॉन तो है, ढेर सारे नेफ्रॉन है। अब ढेर सारे नेफ्रॉन मिलके क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ढेर सारे नेफ्रॉन मिलके, ढेर सारे नेफ्रॉन मिलके बनाते हैं यूरेटर। ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और देखो, यहाँ पे जब रीएब्जॉर्प्शन हो गया तो फिर ये कैपिलरी कहाँ जाके मिला, ये कैपिलरी मिला रीनल वेन में जाके मिल गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाला हम लोग के पास क्या बन गया, यूरेटर बन गया। ये यूरेटर आगे गया, और ये जो भी फॉर्मेशन हुआ उस फॉर्मेशन को हम लोग कह दिए यूरिन। ठीक है। यूरिन कहाँ अब जाएगा, इसके बाद जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में। ब्लैडर का काम क्या होता है, ब्लैडर का काम होता है यूरिन को स्टोर करके रखना। ठीक है। अब क्या होगा, मान लो जैसे ये यूरिन तो बनते रहता है, ऐसा नहीं है ना कि कभी नहीं बन रहा है, कि थोड़ी देर के लिए रुक गए कि अरे यार अब बहुत यूरिन। तो ब्लैडर जो है वो काफ़ी देर तक मतलब भरते जाएगा, और उससे क्या हो जाएगा कि हम लोग को एक सेंसेशन आएगा। क्या चीज़ का सेंसेशन आ जाएगा कि भाई अब थोड़ा जाके हल्के हो लो, टॉयलेट कर लो। ठीक है। तो वो सेंसेशन जब हम लोग को मिल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्वियसली जाकर टॉयलेट करते हैं, और क्या करते हैं। तो फिर ये सेंसेशन जो हम लोग को प्रोवाइड करा, जो सेंसेशन प्रोवाइड कराता है वो किसका काम होता है, यूरिनरी ब्लैडर का काम हो गया। ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या होता है, देखो यूरिनरी ब्लैडर का काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम तो ये होता है कि वो यूरिन को स्टोर करके रखता है। अगर मान लो कोई भी हम लोग के पास ये नहीं है, यूरिन को स्टोर करने का जगह नहीं है, तो फिर उससे क्या होगा, अगर यूरिन को स्टोर करने का जगह नहीं है तो क्या होगा, वो लगातार निकलते रहेगा, हम लोग रिसते रहेंगे। जानवर लोग का नहीं होता, हर जानवर में यूरिनरी ब्लैडर होता है। तो यूरिनरी ब्लैडर, देखो अब यूरिनरी ब्लैडर का हम लोग को फंक्शन समझ आ गया। यूरेथ्रा क्या होता है, देखो यूरेथ्रा जो होता है, यूरेथ्रा वो पाथ होता है यूरिनरी ब्लैडर से लेके कहाँ तक का, मतलब ऑरिफिस, वो ऑरिफिस जहाँ से यूरिन निकलता है। ठीक है। अब ये डिफरेंट डिफरेंट होता है। इसमें देखो खासियत ये होता है कि ये फीमेल में छोटा होता है, मेल में बड़ा होता है। क्यों होता है, क्योंकि मेल में पेनिस होता है, और पेनिस के थ्रू ही यूरेथ्रा पास होता है। ठीक है। अब अगर पेनिस के थ्रू यूरेथ्रा पास होगा तो थोड़ा सा लेंथ जो होगा वो लंबा होगा मेल में। अब देखो यहाँ पे हम लोगों का ये तो हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे किडनी फेलियर के बारे में। ठीक है। किडनी फेलियर क्या होता है, देखो कभी कभी क्या होता है, जो हम लोगों का किडनी जो होता है, रीनल फेलियर, देखो रीनल, यहाँ पे रीनल फेलियर आ गया ना। रीनल कहाँ, रीनल हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, किडनी के लिए यूज़ करते हैं, किडनी के लिए यूज़ करते हैं। तो जब भी जब भी कोई चीज़, मान लो रीनल स्टोन लिखा हुआ है, मतलब कहाँ पे स्टोन हो गया, किडनी में स्टोन हो गया। ठीक है। अब चलो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो इसमें क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि किडनी में कोई कुछ किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है। क्योंकि अब जब वेस्ट प्रोडक्ट जा रहा है तो उसमें थोड़ा बहुत बैक्टीरिया, थोड़े बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है। अब कई बार होता है कि किडनी पे डैमेज हो गया, किडनी में इंजरी हो गया, या फिर कभी कभी होता है, देखो कभी कभी हम लोग को ब्लड प्रेशर, देखो ब्लड प्रेशर जो होती है ना, ब्लड प्रेशर की बीमारी जिसको कहते हैं हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन बहुत बुरी बीमारी मानी जाती है। रीज़न क्या होता है हाइपरटेंशन की बुरी बीमारी मानने का, कि उसमें जब बहुत तेज़ी से हार्ट, जब तुम्हारा बीपी बढ़ जाता है तो फिर जो वेलोसिटी होता है ब्लड के मूवमेंट का, वो इतना फास्ट हो जाता है ना कि उसमें जो छोटे छोटे कैपिलरीज होते हैं वो बर्स्ट कर जाते हैं। ठीक है। अब ग्लोमेरुलस एक छोटा कैपिलरी है, और ग्लोमेरुलस भी बर्स्ट कर सकता है। अब अगर ग्लोमेरुल बर्स्ट कर गया और ये सब चीज़ें बर्स्ट कर गई तो क्या होगा, ग्लोमेरुलर बर्स्ट कर जाएगा तो, या फिर तुम्हारा बोमेंस कैप्सूल बर्स्ट कर जाएगा, या फिर पीसीटी बर्स्ट कर जाएगा, तो तुम्हारा किडनी का जो यूनिट है, क्या कहते हैं, फंक्शनल यूनिट, वो तो क्या है, नेफ्रॉन है, और नेफ्रॉन हो गया डैमेज। नेफ्रॉन अगर डैमेज हो गया तो किडनी काम करना बंद कर देगी। जब किडनी काम करना बंद कर देगी तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, किडनी फेलियर। ठीक है। किडनी फेलियर होगा। अब किडनी फेलियर से प्रॉब्लम क्या है, मान लो किडनी फेलियर अगर हो जाता है तो इससे प्रॉब्लम क्या है, किडनी का काम क्या होता है, किडनी का काम होता है नाइट्रोजिनस वेस्ट, जैसे कि यूरिया को हमारी बॉडी से बाहर निकालना। तो अगर यूरिया को हम लोग को हमारी बॉडी से बाहर निकालता है कौन, किडनी निकालता है। तो अगर नहीं निकालेगा तो फिर क्या होगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगा, यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ने लगेगा, ब्लड में यूरिया बढ़ जाएगा, ब्लड में यूरिया बढ़ जाएगा। यूरिया होता है, देखो अगर डाइल्यूटेड है तो यूरिया उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन जब बढ़ते जा रहा है कॉन्सेंट्रेशन
तो वो क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन यूरिया का बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, यूरिया होता है टॉक्सिक, और टॉक्सिक तुम्हारा ब्लड अगर टॉक्सिक हो गया, तुम्हारे सेल्स में टॉक्सिसिटी चल गई, तो इंसान की डेथ जो है वो बहुत इजीली हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इसके सॉल्यूशन क्या क्या होता है, देखो इसके दो सॉल्यूशन है। पहला तो तुम डायलिसिस पे चले जाओ। डायलिसिस क्या होता है, डायलिसिस एक तरीके का आर्टिफिशियल किडनी होता है। तो चलो डायलिसिस पे हम लोग जा तो सकते हैं, लेकिन अब देखो ये परमानेंट नहीं है। अब तुम वो हर हफ्ते 2 हफ्ते, हर हफ्ते या 3 दिन में तुमको डायलिसिस करवाना पड़ेगा, और ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत इजी प्रोसेस, तुम्हारे एक आर्टरी में तुम्हारे एक इंजेक्शन जाएगी, फिर वो इंजेक्शन से डायलिसिस का जो मशीन होता है उसमें वो जाएगा ब्लड तुम्हारा, फिर वहाँ पे तुम्हारा जो ब्लड होगा वो क्लीन होगा, और उसके बाद फिर तुम्हारे वेन में इंजेक्शन लगेगा, और फिर वो तुम्हारा ब्लड क्लीन होगा। ये सेम प्रोसेस है, बस जो किडनी है, जो जिस तरीके से किडनी फंक्शन कर रहा है उसी तरीके से डायलाइजिंग मशीन भी फंक्शन करता है, बस जो होता है वो तुम्हारे बॉडी के बाहर होता है, ठीक है। अब देखो पहले दूसरा ऑप्शन क्या है हम लोग के पास, किडनी का ट्रांसप्लांट। अब किडनी ट्रांसप्लांट तो देखो ऑपरेशन बहुत तरीके के होते हैं, ब्रेन ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, हर तरीके का ट्रांसप्लांट होता है। लेकिन जिसको कहते हैं कि जो थोड़ा इजी माना जाता है, जो ज़्यादा सक्सेसफुल रेट जिसका होता है, उस वो किसका होता है, किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेशियो ठीक ठाक होता है। ऐसा नहीं है कि हर एक में सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन मतलब देखा गया है कि सक्सेसफुल होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया किडनी ट्रांसप्लांट। अब किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में क्या है कि अगर देखो किसी का वही लिखा हुआ है कि अगर डैमेज्ड किडनी है तो किसी मैचिंग डोनर का क्या मतलब हुआ, ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए, और बहुत सारे HLA होते हैं, मतलब कि एंटीजन, तुमको ब्लड में के अलावा बहुत सारे एंटीजन होते हैं जो उसको मैच करना पड़ता है, ठीक है। तो फिर वो देखा जाता है। किसी का अगर मान लो किसी का ये है, क्या कहते हैं, ट्विन ट्विन ब्रदर है, ठीक है, या फिर मतलब मोनोजाइगोटिक ट्विन है, तो उन लोगों का जो होता है HLA और एंटीजन सब एकदम एग्जैक्ट सेम होता है। तो इसलिए उन लोगों का अगर मान लो किसी का किडनी खराब हो जाता है दोनों, तो फिर इजीली एक किडनी वो लोग आपस में शेयर कर सकते हैं, मतलब कि एक बंदा दूसरे को दे सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा आइडियल कंडीशन कितने लोग का ट्विन होता है, बहुत कम लोग का ट्विन होता है। तो फिर उसमें जितना क्लोज रिलेशन होता है उतना पॉसिबिलिटी होता है किडनी किडनी ट्रांसप्लांट के सक्सेस होने का, ठीक है। सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कब हो सकता है, सबसे पहले ज़्यादा तो ट्विंस में हो गया, उसके बाद फिर सबसे ज़्यादा किस में हो गया, मोनोजाइगोटिक ट्विंस में, ठीक है। उसके बाद हो गया सिबलिंग्स में। अच्छा ट्विंस ही समझ लो अभी के लिए, ठीक है। जो एक जैसे दिखते हैं ना उनको कहते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। तो दूसरा हो गया सिबलिंग्स में, ठीक है। सिबलिंग्स भाई बहन में ज़्यादा चांसेस होते हैं होने के सेम, अगर ब्लड ग्रुप सेम है तो। उसके बाद होते हैं कि तुम्हारे जो क्लोज रिलेटिव है, कज़न्स हो गए, या फिर तुम्हारे माता पिता हो गए। और सबसे जो ज़्यादा चांसेस होता है रिजेक्शन के, वो होते हैं जब तुम किसी अननोन इंसान का किडनी ट्रांसप्लांट करो अपने में, ठीक है। और मोस्टली केसेस में यही हम लोग को अननोन इंसान का ही मिलता है किडनी, ठीक है। क्योंकि मतलब कोई मतलब किडनी डोनेट अपने करीबी का करना, मतलब करना भी नहीं चाहता कोई, तुम्हें क्यों कहेगा कि मेरे को अपनी किडनी दे दो, है ना, वो लास्ट ऑप्शन को ही मानता है। चलो ठीक है। अब आगे की बात ये है कि डायलिसिस हम लोग को थोड़ा सा समझना है, बाकी ये हम लोग का लास्ट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। डायलिसिस हम लोग को समझना है, डायलिसिस क्या होता है। देखो डायलिसिस बहुत ही इजी प्रोसेस है। इसमें और किडनी में एक छोटा सा अंतर है, ठीक है। डायलिसिस में और किडनी में बहुत ही छोटा सा अंतर है। तो देखो इसमें और डिफरेंस देखो क्या होता है। यहाँ पे मान लो जैसे हम लोगों ने ये किडनी बनाया था, ठीक है, ये किडनी था, ठीक है, किडनी के अंदर का हम लोगों ने बनाया, तो या बाहर की तरफ क्या भरा हुआ था हम लोग का, बाहर की तरफ बहुत हाई अमाउंट में यूरिया था। जब यूरिया बहुत ज़्यादा भरा हुआ था तो इस पाइप से यूरिया बाहर नहीं आता था, क्योंकि हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जाता है, तो ये बाहर नहीं आता था। अब सेम चीज़ जो होता है वो डायलिसिस में हम लोग को लगता है होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। डायलिसिस में उल्टा होता है। क्या होता है, देखो हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या था, हम लोग का ऑब्जेक्टिव था पाइप में रखना क्या चीज़ को, यूरिया को हम लोग पाइप में रखना चाह रहे थे। किस वाले पाइप में, कलेक्टिंग डक्ट और PCT DCT में हम लोग यूरिया रखना चाह रहे थे। लेकिन जब हम लोग डायलिसिस करते हैं तो हम लोग क्या चाहते हैं कि जो पाइप से देखो यहाँ से मान लो ये तुम्हारा हाथ है, ठीक है,
यहाँ पे इंजेक्शन लगा के वे आर्टरी से क्या नहीं लिया गया, ब्लड लिया गया। और ये डायलाइज़र है, ठीक है, इस ये मशीन है यहाँ पे डायलाइज़र बाहर पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये डायलाइजिंग मशीन जो है, इसमें को बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या भरा होता है, यूरिया नहीं भरा होता है, ठीक है। यहाँ यूरिया नहीं होता है, यूरिया बहुत ही कम होता है। और क्या भरा हुआ रहता है, ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड, बहुत सारी चीज़ें भर देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ से जब ब्लड आता है तो इसके अंदर क्या क्या होता है, यूरिया भी होता है, ग्लूकोज भी होता है, अमाइनो एसिड भी होता है। लेकिन यहाँ ग्लूकोज और अमाइनो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये ग्लूकोज और अमाइनो एसिड इस तरफ ट्रेवल करता है, ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन तो लो कॉन्सेंट्रेशन, या फिर अगर बराबर भी रख दोगे तो कोई चेंज नहीं होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे यूरिया एकदम नहीं होता है, तो यूरिया यहाँ से कहाँ चला जाता है, बाहर जाता है, ठीक है। यूरिया बाहर जाने लगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो जितना भी यूरिया रहता है वो कहाँ पे हो जाता है, डायलाइज़र में आ जाता है। डायलाइज़र में यूरिया भर जाता है, और फिर जब बहुत देर तक यहाँ पे जब घूमता है तो उसके बाद सारा यूरिया इसमें डायलाइज़र में आ जाता है। और उसके बाद जो बच जाता है वो क्या होता है, उसके वो प्योर ब्लड होता है, मतलब कि नाइट्रोजन वेस्ट, उसमें यूरिया नहीं होता है, ठीक है। और उसमें क्या क्या डल जाता है, यूरिया नहीं होता, और क्या क्या होता है उसमें, ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड होता है, सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। और हम लोग के वापस अंदर अंदर चढ़ जाता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है किसका, डायलाइसिस का, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऑपोजिट होता है, ठीक है। क्या ऑपोजिट होता है, किडनी में भरा हुआ, हम लोग क्या किडनी में क्या चाहते हैं कि ट्यूब में ही रहे क्या, यूरिया। लेकिन हम लोग डायलाइसिस में क्या चाहते हैं कि ट्यूब से बाहर निकल जाए क्या, यूरिया, ठीक है। अब ये तुम्हारा टॉपिक हो जाता है ख़त्म। कौन सा टॉपिक ख़त्म हो गया, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स हम लोग का हो गया ख़त्म। अब इसमें तुम लोग क्वेश्चंस देखो और थोड़ा बहुत खुद से पढ़ो, डाउट वाउट जो पूछो, है ना। चलो।